नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी के आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है कर्मों का ऐसा फल जो अरुण ने कभी सोचा न था। आधी रात में वह उन बुज़ुर्गों पर भरोसा करके उनके साथ गया, लेकिन वहां पहुंचकर अपने सामने का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर ऐसा क्या देखा उसने अपने सामने? क्या था वहाँ पर और कहाँ लेकर गए थे वह बुज़ुर्ग उसे? आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं। अंजना बहन, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अब हम दोनों को क्या करना चाहिए। आखिर कब तक अरुण हम दोनों का बोझा ढोता रहेगा? आखिर उसकी भी तो अपनी ज़िंदगी है ना, और फिर वह इतना छोटा भी नहीं है। अगर हमारे चक्कर में लगा रहेगा तो अपनी ज़िंदगी के बारे में कब सोचेगा? और फिर आप तो जानती ही हैं, हम दोनों का बुढ़ापे का शरीर है, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी। ऐसे में अरुण के ऊपर इतना प्रेशर डालना मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी सही होगा। महिमा जी ने अंजना जी से कहा तो अंजना जी बोली, हाँ महिमा बहन, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इस महंगाई में जहाँ एक एक रोटी के लिए इंसान दूसरे का पेट काटने को तैयार रहता है, उस महंगाई में दो लोगों का खर्चा तो बहुत होता है। और फिर हमारे आने से अरुण के लिए सिर्फ खर्च ही खर्च बढ़े हैं। हमारी वजह से उसे कौन सा फ़ायदा हुआ? क्या कोई फ़ायदा हुआ है उसे? खाने पीने के खर्चे से लेकर हमारे पहनने ओढ़ने, हमारी दवाई गोलियों के खर्चे तक सब कुछ खर्चा बढ़ा ही तो है। ऐसे में मैं भी सोचती हूँ कि हमें कुछ तो करना चाहिए। आखिर वह लड़का कब तक अकेला सब कुछ करता रहेगा? ऐसे ही वे दोनों आपस में बातें कर रही थीं कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पर अरुण था। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अरुण अंदर आया। मुस्कुराता हुआ अरुण उन दोनों से बोला, और आंटी, कैसी हैं आप? क्या गुटरगू हो रही थी मेरे पीछे, और मेरे आते ही आप दोनों आखिर चुप क्यों हो गईं? लगता है मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई की जा रही थी। उन दोनों को छेड़ता हुआ अरुण बोला। तो वह दोनों बोलीं, अरे नहीं नहीं बेटा, दुनिया में हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान की बुराई नहीं कर सकते। तुम्हारी बुराई करने के बाद हमें क्या पाप का भागी बनना है? तुमने जो भी किया है वह कोई आम इंसान नहीं किया करते। भगवान के भेजे हुए फरिश्ते ही ऐसा कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर अरुण उनके पास आया और बोला, बस कीजिए आंटी, आप दोनों तो मुझे सच में भगवान बनाकर मानेंगी। अरे भाई, मैं एक आम सा इंसान हूँ और मुझे एक इंसान ही रहने दीजिए। आप तो खामोखा मेरी तारीफ़ों के पुल बांधने लग जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। चलिए, अब बहुत देर बातें हो गईं। मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। अगर कुछ बना हुआ हो तो खाने के लिए मिलेगा क्या? पेट पर हाथ घुमाता हुआ अरुण बोला और हंसने लगा। तो वे दोनों भी हंसते हुए बोलीं, ज़रूर बेटा, तुम जाओ, जाकर हाथ मुंह धोकर आओ, हम तुम्हारे लिए भी खाना लगा देते हैं। अरुण आया तो उसने देखा कि उन्होंने 3 थालियों में खाना लगाया हुआ था, और उन्हें देखते ही वह समझ गया कि उसके आने तक उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था। अरुण ने फटाफट चटाई पर बैठकर उन दोनों से कहा, आंटी, आप दोनों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया। चलिए चलिए, अब आप दोनों भी खाना खाना शुरू कीजिए। अब खाना खाते हुए अरुण ने उन दोनों से पूछा, आंटी, एक बात बताइए, इतना लेट हो गया मुझे घर आने में, अभी तक आप दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया? तो महिमा जी और अंजना जी बोलीं, ऐसे ही बेटा, बस तुम घर नहीं आए थे तो खाने का मन नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि जब तुम आ जाओगे तो तीनों साथ बैठकर खाएंगे। अब देखो, तुम आ गए हो तो खाने में भी मन लग रहा है और तुमसे बातें करने में भी, क्योंकि एक नंबर के बातून हो तुम।
चुपचाप मुंह बंद करो और खाना खा लो। हंसती हुई महिमा जी ने कहा तो अरुण भी हंसने लगा और बोला कि अच्छा ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं, फिर बात बाद में करेंगे। खाना खाने के बाद अरुण ने चटाई को साइड खिसकाया और वहीं ज़मीन पर एक और बिस्तर लगाया और चटाई के ऊपर भी बिस्तर लगा दिया, गद्दे डाल दिए और फिर जैसे ही वह दूसरे बिस्तर पर लेटने लगा तो अंजना जी और महिमा जी बोलीं, अरुण बेटा प्लीज़ तुम ऊपर खाट पर सो जाओ ना, यहाँ नीचे क्यों लेटे हो? हमें अच्छा नहीं लगता तुम हमारी वजह से ज़मीन पर लेटे हो। तो अरुण बोला, अरे आंटी आप क्यों परेशान हो? मैं तो हट्टा कट्टा जवान हूँ, मुझे ज़मीन पर सोने में क्या परेशानी होगी? बताइए भला। अगर आप में से किसी का भी मन हो तो आप लोग खाट पर सो सकती हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस महीने की एक और खाट ले लूँगा, फिर आप दोनों आराम से खाट पर सोया करना। अभी थोड़ा सा बजट हिला हुआ है ना, इसलिए नहीं ले सकता। अरुण ने फिर से मजाक के मूड में कहा तो वे दोनों बोलीं, नहीं बेटा, तुम्हें खाट वाट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, खामोखा खर्चा बढ़ाए जा रहे हो। जब से हम दोनों आए हैं तुम हमारे ऊपर इतना खर्च मत करो। आखिर हमसे तुम्हें मिल ही क्या रहा है? जब से हम आए हैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर पड़े हैं। हमारी वजह से तुम्हारे खर्च ही बढ़ रहे हैं बेटा। पहले जहाँ तुम अकेले अपना खर्चा चला देते थे, अब तुम्हें हम दो बुढ़ों का बोझ और झेलना पड़ रहा है। अब अंजना जी ने यह कहा तो अरुण का मुस्कुराता हुआ चेहरा उदास हो गया और वह उदास होकर बोला, आंटी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मैंने आपको कभी भी ऐसा कुछ महसूस कराया है कि आप मेरे ऊपर बोझ हैं, या मैं आपसे परेशान हो गया हूँ, या ऐसा कुछ भी जो आपको अच्छा नहीं लगा हो? और उनकी बात सुनकर दोनों ने ना में गर्दन हिला दी और बोली, नहीं बेटा, तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारी आंखें तो बंद नहीं है ना। हमें भी दिख रहा है बेटा कि तुम हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो। तो अरुण बोला, आंटी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर आपकी जगह मेरी माँ होती तो क्या मैं उनके लिए यह सब नहीं करता? या मेरी जगह आपका बेटा होता तो क्या आप उन्हें भी ऐसे ही पराये होने का एहसास कराती? नहीं ना, आप बार बार ऐसी बातें बोलकर मुझे पराया होने का एहसास कराती हैं, और यह सब इसीलिए ना क्योंकि मैं आपका अपना बेटा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आंटी, इस सच को तो मैं बदल नहीं सकता, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, और मैं आपको अपनी माँ के समान मानकर ही आप दोनों की इज्जत भी करता हूँ। और आप दोनों पता नहीं कैसी कैसी बातें करती हैं। यह कहता हुआ अरुण थोड़ा उदास हो गया और साथ ही उसकी आंखें नम हो गईं। तो महिमा जी बोलीं, अरे बेटा, तुम तो खामखा परेशान हो गए। यह अंजना जी तो पता नहीं कैसी बातें करती हैं, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी। हमारा कहने का मतलब था कि तुम्हें जब तुम्हारी तनख्वाह मिले ना, तब हमें साथ लेकर चलना, और तब जो भी ज़रूरत का सामान होगा वह हम ले आएंगे, ठीक है? और हम तुम्हें पराया क्यों समझेंगे? अरे तुम तो हमारे वह अपने हो जो कोई नहीं हो सकता। एक बात बताओ बेटा, क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं? तुमने हमारा उस वक्त में साथ दिया जब हमारा कोई नहीं था, ऐसे में तुम भला पराई कैसे हो सकते हो? तुम तो हमारे अपने बेटों से भी ज़्यादा हो। इतना कहकर महिमा जी ने उनके सिर पर हाथ रख दिया और अंजना जी ने भी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख दिया और बोली, महिमा बहन ने बिल्कुल सही कहा है बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मेरी बातों से अगर तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। तब अंजना जी की बात सुनकर अरुण बोला, आंटी जी आप मेरी माँ समान हैं, और आप जानती हैं माँ कभी बच्चों से माफ़ी नहीं मांगती। माँ के हाथ केवल आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, और माँ के मुँह से केवल अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद निकलता ही अच्छा लगता है, अपने बच्चों के लिए माफ़ी मांगने वाले शब्द नहीं, ठीक है ना? इसीलिए अब आप दोनों ज़्यादा सेंटी मत होइए।
और चुपचाप सो जाइए। कल सुबह उठकर मुझे ऑफिस भी जाना है, और फिर अगर आप दोनों लेट उठेंगे तो मुझे इतना टेस्टी सा खाना कैसे मिलेगा, और इतना टेस्टी सा खाना लेकर मैं लंच में कैसे जा पाऊँगा। वैसे सच में आंटी, कुछ भी कहिए, आप दोनों के हाथों में ना जादू है, जादू। कमाल है आप दोनों भी, इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हैं। अब आप ना फटाफट सो जाइए, फिर कल सुबह उठकर मेरे लिए कुछ टेस्टी सा बना दीजिएगा, है ना। फिर से मजाक के मूड में होता हुआ अरुण उन दोनों से कहने लगा, तो वह भी हंसते हंसते अपनी गर्दन हिलाने लगी और बोली कि हाँ हाँ ठीक है, अब तुम सो जाओ, हम भी सोते हैं। और वे तीनों सो गए। अगली सुबह जब अरुण अपने ऑफिस के लिए निकलने लगा तो महिमा जी और अंजना जी ने अरुण के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। कढ़ी चावल और एक सूखी सब्जी बनाकर उसके लंच में पैक कर दी, और अरुण रोज की तरह अपना लंच लेकर काम के लिए निकलने लगा। अरुण एक कंपनी में काम करता था। वह बहुत अच्छे पद पर नहीं था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ही नहीं था, लेकिन हाँ, मेहनती बहुत था। जहाँ भी काम मिल जाता, कभी भी किसी काम को करने से पीछे नहीं हटा, और अपनी इसी मेहनत के बलबूते पर ही वह अपना खर्च चला रहा था। और कहीं न कहीं अंजना जी और महिमा जी दोनों को यह चीज़ दिखती थी। लेकिन अब काफ़ी समय से अरुण एक ही कंपनी में लगकर काम कर रहा था, और उसकी उसे तनख्वाह भी ठीक ठाक मिल जाया करती थी, जिससे कम से कम वह अपना खर्च तो बहुत आसानी से चला लिया करता था। उसने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था, और उसी घर में वह महिमा जी और अंजना जी के साथ में वह खुद भी रहता था। अरुण के ऑफिस में जहाँ पर वह काम किया करता था, वहीं पर उसके साथ एक लड़की भी काम किया करती थी, और इत्तेफाक से उसके परिवार में भी कोई नहीं था। वह भी अनाथ ही थी, और काफ़ी समय से अरुण उसे पसंद करता था, लेकिन कभी उसने उससे बात नहीं की, क्योंकि वह सब एक अच्छे दोस्त की तरह ही साथ में रहा करते थे। जब से अरुण के लिए अंजना जी और महिमा जी ने खाना बनाकर भेजना शुरू किया, तब से तो सब लोग उसके खाने की ही तारीफ किया करते, हमेशा बस उनकी तारीफों में ही लगे रहते थे। इधर लंच हुआ नहीं कि सब लोग अपने अपने लंच बॉक्स लेकर उसके पास आकर बैठ जाया करते थे कि चलो चलो साथ में ही खाना खाएंगे, और साथ में खाना खाने के नाम पर सब और उसका खाना खाने लग जाते। और वह बेचारा, वह किसी से कुछ कहता तो वह कहते कि भाई तू तो ऐसा खाना रोज़ खाता ही है, घर पर भी तुझे खाना मिलता है ना, अगर थोड़ा थोड़ा हम खा लेंगे तो क्या जा रहा है तेरा, और वैसे भी हम तुझे भूखा नहीं छोड़ेंगे, ले तू हमारा खाना खा ले। इस तरह से सभी लोग उसके खाने की बहुत तारीफ किया करते थे कि सच में भाई अरुण, कुछ दिनों से तो तेरे खाने में जादू है, जादू। वैसे खाना तो तू पहले भी बना कर लाया करता था, पर पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। पिछले 1-1.5 हफ्ते से तेरे खाने में स्वाद कहाँ से आया? तू खुद ही बनाता है या फिर कोई और है तेरे घर जो तुझे खाना बना कर देता है? इन सब बातों के बीच जब उस लड़की ने भी अरुण से इस बारे में पूछा तो अरुण ने उसे बता दिया, तो वह अरुण के साथ उसके घर जाकर पहुंची। देखा तो अंजना जी और महिमा जी खाना बनाकर अरुण का इंतज़ार कर रही थीं। उन दोनों को देखकर वे खुश हो गई, और अब उस लड़की ने उनसे बात की और कहा कि अरुण, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को मुसीबत के समय तुम अपने घर ले आए, यह अच्छी बात है, लेकिन अब क्या इन्हें हमेशा ही अपने साथ रखोगे? अपने बारे में सोचो, तुम भला कितना कमाते हो अभी? और फिर अगर कल को हमारी शादी हो गई तो तुम अपने परिवार के खर्चे देखोगे या इन दोनों बुजुर्गों का खर्चा देखोगे? मेरी मानो तो तुम इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ, वहाँ इनके जैसे और अन्य बुजुर्ग भी होंगे, और फिर किसी की मदद करने के लिए कोई इतना ही तो कर सकता है। न जाने कितने लोग परेशान घूम रहे हैं। अब तुम सबको अपने पास घर लाकर तो नहीं रख सकते ना। उस लड़की की यह सब बातें अंजना जी और महिमा जी सुन रही थीं कि तभी उन्होंने सुना कि अरुण
उस लड़की से इस चीज़ के लिए मना करने लगा और कहने लगा कि अगर मेरे माता पिता जीवित होते क्या तब भी तुम यही कहती, और फिर मैं कुछ करने वाला कहाँ होता हूँ। भगवान ने उन्हें मेरे पास भेजा है और वहीं मुझे उनकी मदद करने के काबिल बनाएंगे। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, जिसका नसीब होता है वह इंसान को खुद ही मिल जाता है। उन दोनों के बीच हल्की फुल्की बहस हुई और फिर वह लड़की गुस्से में चली गई। जब इस बारे में उन दोनों ने अरुण से बात की तो अरुण मना करने लगा और कहने लगा, क्या आंटी, आप इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए। यह बस अभी झगड़ा करके गई है, कल फिर से आकर मुझसे माफ़ी मांग लेगी। अरुण तो इतना कहकर निश्चिंत हो गया, लेकिन उन दोनों के दिमाग से यह बात निकल ही नहीं रही थी। उन्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि हमारे कारण इस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और फिर उस लड़की ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। कहीं ना कहीं जो भी वह कह रही थी वह बिल्कुल सही कह रही थी। अब इस चीज़ को सोचते हुए उन दोनों ने कुछ काम करने के लिए सोचा, लेकिन वे दोनों यह अच्छे से जानती थीं कि अगर उन्होंने इस बारे में अरुण से कोई बात की तो वह उन्हें साफ साफ मना कर देगा। ऐसे में वह अरुण से कुछ पूछने या उसे कुछ बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसीलिए उन दोनों ने सोचा कि वह बिना अरुण को बताए ही कुछ काम स्टार्ट करेंगी। लेकिन वे दोनों इस शहर में बिल्कुल अनजान थीं। अब वह किससे मदद मांगती, किसके पास जाती और भला क्या काम शुरू करती, उनकी समझ नहीं आ रहा था। अब उन्होंने इस बारे में सोचा कि वह क्या करेंगी, और फिर कुछ टाइम तक सोचते रहने के बाद एक दिन शाम के समय जब वे घूमने जा रही थीं, तब उन्होंने देखा कि बाज़ार में शाम के समय बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह शाम के समय कुछ खाने की चीज़ें बनाकर बेचने लगें। लेकिन शाम के समय तो अरुण अपने काम से वापस आता है, अगर उसे वह दोनों घर पर नहीं दिखी तो वह परेशान हो जाएगा। और यही सोचकर वे दोनों कुछ और काम करने का सोचने लगीं। अब उन्होंने अपने आसपास के एरिया में घूमना शुरू किया और उससे उन्हें पता चला कि जहां उनका घर है वहीं पर एक आदमी बिरयानी की ठेली लगाया करता है। बिरयानी की ठेली लगाकर वह आदमी खड़ा रहता है और वह दोपहर के 2-3 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाता है और सब सामान बेचकर अपने घर चला जाता है। अब उन दोनों को यह एक अच्छा आइडिया लगा, लेकिन उसके लिए एक सही जगह ढूंढना भी ज़रूरी था। उन्होंने थोड़ी सी नज़र रखी और एक ठेले को किराए पर लेने का सोचा। वह ठेले को किराए पर लेने के लिए उन्होंने किसी से बात की और उस आदमी ने अगले ही दिन से उन्हें ठेली ले जाने के लिए कह दिया था। अब उनके दिमाग में तो आ गया था कि उन्हें क्या बनाना है और क्या बेचना है, लेकिन उसके लिए सामान भी तो जोड़ना था और उसके लिए पैसे कहाँ से आते। तब उन्होंने गौर किया, महिमा जी ने अपने हाथ में पहना हुआ सोने का एक कंगन गिरवी रखकर सुनार से कुछ पैसे उधार लिए और उनके पैसों से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। अगले ही दिन बाजार जाकर वे कुछ बड़े बर्तन ले आए और साथ ही बिरयानी बनाने का सारा सामान भी, क्योंकि वे दोनों नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाती थीं, तो इसीलिए उन्होंने उनके साथ में सोयाबीन चाप और 1-2 चीज़ें और भी अपनी ठेली पर बढ़ा लीं। अब जैसे ही इधर अरुण काम पर निकलता और उसके निकलते ही वे दोनों अपना सामान लेकर और अपना ठेला लेकर वहाँ से निकल पड़ते और अपने घर से 200-400 मीटर की दूरी पर जाकर अपना सामान बेचा करती थीं। धीरे धीरे रोज़ का यही नियम बन गया। इधर अरुण को ऑफिस के लिए भेजती और इधर अपना ठेला लेकर खुद बिरयानी बेचने के लिए चली जाया करती थीं। शुरू के कुछ दिनों में थोड़ी मुश्किल हुई। कई बार तो शाम के 5 बजे तक उनका पूरा सामान नहीं बिकता था और फिर उसे वो गरीबों में बांट दिया करती थी। लेकिन मुश्किल से 15 दिन बाद ही उनके ग्राहक बंधने शुरू हो गए थे। और फिर तजुर्बा भी कोई चीज़ होती है। उन दोनों के हाथों में जैसे जादू था। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाया करती थीं। घर के हाथ के कुटे हुए खड़े मसाले उसमें डालती थीं
और एक अलग प्रकार की चटनी बनाकर उसे बिरयानी में डाला करती थीं, जिससे उसका स्वाद दोगुना हो जाता था। और बस मुश्किल से 1 महीने के अंदर अंदर उनके हाथों का जादू चल गया, और जो इंसान एक बार उनकी बिरयानी खाता गया, उसकी ज़ुबान पर उसका जादू चढ़ता गया। अब तो वे दोनों बुजुर्ग महिलाएं अरुण के जाने के बाद जैसे ही घर से निकलती, मुश्किल से 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर अपना सारा सामान बेचकर घर वापस चली जाया करती। अब उन्होंने सोचा कि जब काम इतना बढ़ ही रहा है तो क्यों ना एक ठेले की बजाय 2 ठेले कर लें और दोनों एक पास खड़ी होकर उन दोनों ठेलों को देखा करें। लेकिन फिर उन दोनों के लिए ही मुश्किल बढ़ सकती थी, तो उन्होंने अपनी मदद के लिए 1-2 लड़के रख लिए, जिन्हें वह रोज़ाना पैसे दिया करती थीं। अब शुरू शुरू में तो प्रॉब्लम थी सो थी, लेकिन जैसे ही वे दोनों अकेले अकेले अपने ठेलों को संभालने लगीं, वैसे ही उन्हें लगा कि उनके कस्टमर कम होने लगे हैं। इसीलिए उन्होंने 2-3 दिन ही अलग ठेले लगाने के बाद अपना यह प्लान बदल दिया और मन लगाकर अपने एक ही ठेले पर दोनों ने मिलकर काम किया। और वह अपने साथ बिरयानी का एक भगोना नहीं, बल्कि 2-2 भगोने लेकर आया करती थीं। अब उन्होंने अपना काम बढ़ा लिया और मदद के लिए हेल्पर भी लगा लिए थे, तो परेशानी की भी कोई बात नहीं थी। अब तो धीरे धीरे उनके पूरे एरिया में उनके हाथ का जादू चल गया, क्योंकि सफाई के साथ साथ माँ के हाथ का जादू और कम पैसे में भरपेट खाना खिलाने की कोशिश किया करती थीं। बेशक उन्हें थोड़ा कम बचे, लेकिन उनकी दुकान से कोई भी भूखे पेट वापस न लौटे, वह यही सोचा करती थीं। और इधर अरुण को इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था, और वह लड़की अरुण से अभी भी बात करती थी, लेकिन उन दोनों के बीच अक्सर इसी बात को लेकर बहस छिड़ जाया करती थी कि अगर अपने परिवार को भविष्य में वह कैसे संभालेगा। अरुण कोई परेशानी हुई तो क्या करेगा? यदि वह इन बुजुर्गों के चक्कर में ही लगा रहा तो अपना भविष्य कब देखेगा? लेकिन उस लड़की को पता नहीं था कि उससे भी ज़्यादा उन दोनों को, यानी अंजना जी और महिमा जी को अरुण की चिंता थी, और इसीलिए तो उन्होंने यह सब काम करना शुरू किया था। 3 महीने में ही उन्होंने किराए की वह ठेली खरीद ली थी और अपना काम भी बढ़ा लिया था। ठेले पर लगने वाला सारा खर्चा निकालने के बाद भी वह ठीक ठाक पैसे बचा लिया करती थीं। अब तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी थीं। इधर अरुण के ऑफिस में और भी जगह जो भी उनके खाने को खाता, वह तारीफ करते नहीं थकता था। और जब भी वह लड़की कुछ कहती तो अरुण यही कहा करता कि तुम तो जानती हो ना, पहले मेरा क्या हाल था। पहले मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं था। मैं 1-2 दिन बीमार हो जाता तब भी मैं कैसे पड़ा रहता था जब तुम यहाँ नहीं थी। लेकिन जब से ये आंटी आई हैं, अगर मुझे थोड़ा भी कुछ हो जाए तो दोनों एकदम परेशान हो जाती हैं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ हुआ तो मेरे लिए भी परेशान होने वाला कोई अपना है। क्या यह सब तुम्हें कम लगता है? वह दोनों मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी उन्हें अपनी माँ समान समझता हूँ, और उन्हें यूं दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकता। और बस ऐसे ही लड़ते झगड़ते उन दोनों का टाइम भी कट रहा था, और इधर अंजना जी और महिमा जी अपना काम बढ़ाई जा रही थीं। धीरे धीरे उन्होंने बिरयानी पैक करके बेचने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने ऑनलाइन खाना बेचने वाले एक पोर्टल पर कांटेक्ट किया और अपनी सर्विस देनी शुरू की। जैसे ही उनका वह काम बढ़ा तो उनके पास पैसे और आने लगे। ऐसे ही उन्होंने कभी किसी से जानकारी निकाली तो कभी किसी से, और धीरे धीरे अपना काम बढ़ाती गईं। एक दिन ऐसा आया कि वे दोनों अपने पास इतना पैसा जोड़ चुकी थीं कि अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद सकें। बहुत बड़ा बंगला तो नहीं, लेकिन हाँ, अपना सर ढकने के लिए अपनी छत खरीदने के लायक पैसे उन्होंने जोड़ लिए थे। और अरुण जहाँ एक कमरे के मकान में, या कहें कि एक ही कमरे में उन दोनों के साथ अपना जीवन बिता रहा था, वहीं उन्होंने उस अरुण को अपना बेटा समझकर उसके लिए इतना कुछ करने का सोचा। और उन्होंने अरुण को सरप्राइज़ देने के इरादे से
अपने ही कुछ कस्टमरों की मदद से, जो कि उनके पास रोज़ाना आया करते थे और वे अरुण की ही उम्र के रहे होंगे। उनकी मदद से उन्होंने एक मकान को खरीदने की बात कर ली और अरुण को उसके जन्मदिन के मौके पर तोहफे के रूप में उसे सरप्राइज़ देने के लिए उस नए घर में लेकर पहुंची। अरुण को ही नहीं बल्कि उसके अनाथ आश्रम के सभी बच्चों का आज बर्थडे था, क्योंकि अनाथ बच्चों के जन्म का कोई दिन किसी को नहीं पता था। तो इसीलिए वहाँ के संचालक ने ही उन सब का जन्मदिन एक दिन पर मनाने का सोचा और बस तब से सभी बच्चे एक दिन पर अपना जन्मदिन मनाने लगे। और इस बारे में भी अरुण ने ही महिमा जी और अंजना जी को बताया था और इसीलिए उन दोनों ने अरुण के जन्मदिन के मौके पर ही उसे यह सरप्राइज़ देने का सोचा। अब अरुण जैसे ही शाम को घर पहुंचा तो उसने देखा कि अंजना जी और महिमा जी के साथ उसके सारे फ्रेंड्स और अमिता भी है और उन सब ने ही अरुण के लिए यह एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। और अरुण के आते ही उन सब ने गुब्बारे फोड़े और अरुण को बर्थडे विश करने लगे। यह सब देखकर अरुण बहुत खुश हुआ और सबको धन्यवाद करते हुए बोला, आप सबको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? तब अंजना जी और महिमा जी की ओर इशारा करते हुए उसके ऑफिस कलीग्स ने कहा, यह जो तुम्हारी आंटी जी हैं ना, हमें इन्होंने ही बुलाया था, तो हमने भी सोचा कि भाई जब इतना टेस्टी खाना खाने का मौका मिल ही रहा है तो क्यों छोड़ा जाए। तो बस हम भी फटाफट दौड़े चले आए। उनकी इस बात पर सभी लोग हंसने लगे। फिर सब ने साथ बैठकर हंसी मजाक किया। केक कटिंग करने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन अरुण और अमिता को लेकर अंजना जी और महिमा जी गाड़ी में कहीं जाने लगी। अरुण यह सब देखकर ही चौंक रहा था कि आंटी के पास गाड़ी करने के लिए पैसे कहाँ से आए, क्योंकि उन्हें वह थोड़े बहुत पैसे बस उनके खर्चे के लिए ही दिया करता था कि अगर कुछ चाहिए हो तो ले लीजिएगा। और फिर इतनी रात में भी वे उसे कहाँ लेकर जा रही थी उसे। अरुण ने कई बार पूछा भी, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया। अब अरुण सोचने लगा कि इतनी रात में आंटी मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं जाने। अरुण कुछ कुछ तो समझ रहा था, लेकिन अमिता नहीं समझ पा रही थी। अमिता कहने लगी कि देखो आंटी जी, बुरा लगे या भला लगे, इतनी रात में अरुण आपके साथ कहीं नहीं जाएगा। आपको जो भी चीज़ें दिखानी हैं आप कल दिखा देना। तो महिमा जी और अंजना जी जिद करने लगी कि नहीं बेटा, तुम्हारे लिए जो तोहफ़ा है वह हमें आज ही देना है, फिर कल तुम्हें दिखाकर क्या करेंगे। जब अमिता के बार बार कहने पर भी वे दोनों जिद किए जा रही थीं, तो अमिता चिल्लाते हुए बोली, अरे एक बार में आप दोनों को समझ नहीं आता क्या आंटी जी? आखिर ऐसे भी कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर आप आज इसे लेकर नहीं जाएंगी तो? आखिर कहाँ लेकर जाना चाहती हैं आप इसे? ऐसे आपके साथ इसे भेज दूँ? आपको आए हुए अभी यहाँ टाइम ही कितना हुआ है? क्या जानते हैं हम आपके बारे में? क्या पता आप इसे किसी से किडनैप करवा दें या ऐसे ही इसे ले जाकर इसके साथ कुछ कर दें। अमिता ने इतना कहा तो इतना कहते ही अरुण चौंकता हुआ अमिता की ओर देखने लगा और महिमा जी और अंजना जी, जो कि अभी तक उसे ले जाने के लिए जिद कर रही थीं, वे दोनों अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी की खड़ी रह गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोती रोती वहीं बैठ गईं और कहने लगीं, सही कह रही हो बेटा, माफ़ करना। दरअसल इसने हमें कभी एहसास ही नहीं होने दिया, तो हम तो भूल ही गए थे कि इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम इससे ऐसे जिद करके अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती तो नहीं ले जा सकते। माफ़ करना बेटा, हमसे गलती हो गई थी। जब वे इस तरह से कहने लगी तो अरुण ने उन्हें चुप करते हुए कहा, प्लीज़ आंटी, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। अमिता, तुम्हें तमीज़ नहीं है, बड़ों से किस तरह बात की जाती है। इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है। उसने अमिता को डांट लगाई और फिर उन दोनों को चुप करने लगा और फिर बोला कि चलिए आंटी जी, आपको जहाँ भी लेकर जाना है चलिए अभी चलते हैं, उठिए। इतना कहकर उसने उन दोनों को हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें अपने साथ में लेकर चलने लगा। तो अमिता भी
पीछे से आती हुई बोली कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे जहाँ भी जाना है। तो फिर वह सब चारों के चारों लोग गाड़ी में बैठकर कहीं चल दिए। चलते चलते वे लोग एक बहुत ही खूबसूरत सी सोसाइटी के आगे आकर रुक गए, जहाँ अंदर जाकर अंजना जी और महिमा जी अरुण को सरप्राइज देना चाहती थीं। सोसाइटी में जाते हुए देखा तो अरुण चौंकता हुआ बोला कि आंटी जी, आप यहाँ क्यों लेकर आई हैं? यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं। तब वे दोनों बोली कि बेटा, तुम चुपचाप चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा अभी कि हम तुम्हें कहाँ लेकर आए हैं। और हाँ अमिता, अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो तुम चाहो तो पुलिस को फ़ोन करके बता सकती हो अपनी लोकेशन, या फिर अपनी इस लोकेशन को किसी को भी शेयर कर सकती हो। इस पर अमिता ने टेढ़ा सा मुंह बनाया और बोली, वह तो मैं कर ही लूँगी, अगर मुझे कुछ भी बेकार लगा या कुछ भी शक हुआ तो। आप चलिए। फिर महिमा जी और अंजना जी अरुण को साथ लेकर चलने लगी। जैसे ही उन्होंने एक फ्लैट का दरवाज़ा खोला और अंदर पहुँचे तो अरुण उसे देखकर चौंक गया और बोला कि आंटी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? यह फ्लैट तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और यहाँ तो कोई दिखता भी नहीं। हम यहाँ क्यों आए हैं? तब अंजना जी ने उसके हाथ में चाबी थमा दी और बोली कि घर खाली इसलिए है क्योंकि अभी तक इसमें रहने वाले आए नहीं थे ना, अभी अभी आए हैं, तो कुछ सामान लेकर नहीं आए। यह कहते हुए वह मुस्कुराने लगी और यह बात सुनते ही अरुण चौंक गया और बोला, क्या सच में? आपके कहने का मतलब है कि यह घर? तो वे दोनों मुस्कुराने लगी और बोली कि हाँ हाँ, यह घर हमारा ही है। और उनकी यह बात सुनकर अरुण चौंक गया, लेकिन खुश भी हुआ। कुछ भी हो, 2 कमरे का वह छोटा सा फ्लैट उनके लिए बहुत बड़ा था, जबकि वास्तव में वह इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उनके लिए वह बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत भी था, क्योंकि आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अब अरुण ने चौंकते हुए उनसे पूछा कि आंटी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? जब आप मुझे मिली थी तब तो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, फिर अचानक आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तब उन्होंने अरुण को बताया कि बेटा, हमने तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद एक काम करना शुरू किया, और जब तुम रोज़ ऑफिस चले जाया करते थे तो उसके बाद हम अपना काम करते थे। उसी काम से अब धीरे धीरे हमने 6 महीने तक दिन रात मेहनत की और इतने पैसे जोड़े कि हम यह घर खरीद सकें। और अमिता, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि हम अरुण को कोई नुकसान पहुंचाएंगे? यह हमारे लिए हमारी सगी औलाद से भी बढ़कर है। जब हमारे पास बुढ़ापे में कुछ न रहा तो हमें हमारी अपनी सगी औलाद ने ही हमें हमारे घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया किसी कचरे की तरह, और दर दर भटकने के लिए यूं ही सड़कों पर छोड़ दिया। ऐसे में जिसने भगवान की तरह आकर हमारी रक्षा की, हम उसके साथ बुरा कैसे होने दे सकते हैं? तुम जानती हो अमिता, जब हम दोनों के बेटों ने आपस में सलाह मिलाकर एक साथ ही हम दोनों को घर के बाहर निकाला था, क्योंकि हम दोनों पड़ोसी थे, तो उन्होंने मिलकर यह प्लान बनाया और एक साथ हमें इस घर से बाहर निकाल फेंका था। तो उस वक्त हमारा कोई सहारा नहीं था, और जिस दिन अरुण हमें मिला था उस दिन तो बस उसने हमें मौत के मुंह से बचाया था। अगर वक्त पर यह न पहुंचता तो हम दोनों तो कब का स्वर्ग सिधार गई होती। लेकिन इसने न सिर्फ हमारी जान बचाई बल्कि अपने साथ अपने पास रखा। एक माँ की तरह इसने हमारा सम्मान किया, हमें इज्जत दी, इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया। इस सब के बाद भी भला हम इसका बुरा कैसे सोच सकते हैं? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे बेटा? आखिर तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो कि हम इसके साथ कुछ बुरा करेंगे? उनकी यह बात सुनकर अमिता को भी खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उन दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि आंटी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ज़माना इतना अच्छा भी नहीं है ना आंटी, इसीलिए मैं भरोसा नहीं कर पाई थी। मैंने आपको गलत समझा, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अमिता की माफ़ी मांगने पर
उसे उन दोनों ने माफ़ कर दिया और अब साथ में वे फ्लैट में ही रहने लगे थे। अंजना जी और महिमा जी ने अरुण की तरफ से अमिता से अरुण के लिए यानी अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगा और शादी करने के लिए कहा। साथ ही यह भी आश्वासन दिलाया कि जितनी बेहतर ज़िंदगी अरुण पहले अपने बच्चों को दे सकता था, उससे कई गुना बेहतर ज़िंदगी वह अब उन्हें दे पाएगा, क्योंकि वे दोनों उसके लिए बोझ नहीं बल्कि उसकी ताकत बनेंगी। और यह बात उन्होंने सिद्ध करके दिखाई। आखिरकार अमिता ने भी शादी के लिए हाँ कर दी और अब वह नौकरी छोड़कर महिमा जी और अंजना जी की मदद करवाने लगी थी। और अब देखते ही देखते उन्होंने अपने घर के साथ साथ अपनी गाड़ी और अपना अच्छा काम भी शुरू कर लिया था। और अब सब खुशी खुशी एक साथ प्यार से अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। अरुण को उसके अच्छे कर्मों का फल मिला। जहाँ वह पहले कभी एक छोटे से कमरे में एक अनाथ की तरह अपनी ज़िंदगी बिताया करता था, वहीं अब अपने पूरे परिवार के साथ वह एक अच्छी खासी सोसाइटी में अच्छे लोगों के बीच एक अच्छे इंसान की तरह अच्छी ज़िंदगी बिता रहा है। और इस तरह से अरुण को उसके अच्छे कर्मों का फल मिला। यह सच है कि इंसान जैसे कर्म करता है उसे उसका फल देर सवेर ही सही पर भोगना ज़रूर पड़ता है। यदि इंसान किसी के साथ बुरा करेगा तो उसे उसका वैसा ही फल भी मिलेगा और हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार उसका फल भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।